अभी मैंने देखा कि वो मैसेज आया है, कुछ पंतनगर में बारिश हो रही है या होने वाली है 3 घंटे के अंदर, फिर भी आप सब लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम आनंद जोशी है, मैं माणिक इंजीनियर से हूँ। मैं अपने कंपनी के बारे में थोड़ा बताऊंगा और कुछ प्रोडक्ट्स हमने नए बनाए हैं, कुछ हमारे पुराने प्रोडक्ट्स है, या हमने क्या क्या चेंजेस किए, क्या टेक्नोलॉजी लाई है, इसके बारे में बात करूंगा। इसलिए हमने इसका नाम रखा है प्रगति पथ, कि हमने क्या एडवांस किया। ये एक 27 साल पुरानी कंपनी है, 1978 में चालू हुई थी और आज भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी फैक्ट्रीज पुणे में है और हम पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में भी काम कर रहे हैं। तो ये मैं बताऊंगा कि हमने क्या क्या किया हुआ है। इससे एक शुरुआत करते समय बताऊंगा कि हमारी हिंदुस्तान की एकमेव कंपनी ऐसी है जिसके पास क्वालिटी सर्टिफिकेशन जो होते हैं, जैसे आप फूड में है तो आपके पास हैसअप सर्टिफिकेट होता है, ईयू एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका वैलिडेशन होता है। वैसे ही हमारे प्रोडक्ट्स का ईयू क्वालिटी का सर्टिफिकेशन, जिसको सी कहते हैं, वो हमारे पास है। जो यूके और बाकी कंट्रीज में यूज होता है, पीईडी कहते हैं, प्रेशर इक्विपमेंट डायरेक्टिव, वो भी हमारा है। और हमारा रशिया का भी अप्रूवल है। ये जो वॉर चल रहा है उससे हमें काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी रशिया में मिला है। तो ये हमारी सारी क्वालिटी सर्टिफिकेट्स है और हिंदुस्तान की एकमेव कंपनी ऐसी है जो सब कुछ हिंदुस्तान में बनाती है, इंडिया में बनता है हमारा सब कुछ, और सब कुछ सर्टिफाइड है। हमारा एक भी प्रोडक्ट विदाउट सर्टिफिकेशन नहीं है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन नहीं है। तो आज हम माणिक इंजीनियर्स की बात करेंगे। आपके प्लांट को बेहतर बनाने के लिए, आपके प्लांट में एनर्जी एफिशिएंसी लाने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 1978 में चालू हुई कंपनी है और हम लोग अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेशन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वॉल्स, कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक एयर पर्जर, अमोनिया डिहाइड्रेटर, अमोनिया लीक डिटेक्शन सिस्टम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सारे टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारा टर्नओवर जो है वो तकरीबन आप देखिए 50 करोड़ है और हमारे पास अभी 130 एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो ये इंटरनेशनल सब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हम लोग फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हम हिंदुस्तान के बाहर भी जहाँ प्रोडक्ट बेचते हैं वहाँ पे भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारा प्रोडक्ट जो भी बनता है वो हिंदुस्तान में बेचे, हिंदुस्तान के बाहर बेचे, एक ही क्वालिटी का होता है। ऐसे नहीं है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट अलग बना दिया, लोकल क्वालिटी का प्रोडक्ट अलग बना दिया, ऐसा हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा सब एक ही प्रोडक्ट होता है। अभी हमारे पास 20,000 स्क्वायर फुट की फैक्ट्री है और हमारी नई फैक्ट्री अभी 15 दिन या 20 दिन में चालू हो जाएगी और उससे और 20,000 स्क्वायर फुट एरिया ऐड हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की वजह से फंसा हुआ है काम। और जैसे मैंने कहा कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जापानीज, ये सब हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके सिवा हमारे पास सब इन हाउस टेस्टिंग और डिजाइनिंग फैसिलिटी है। जैसे कि हमारे पास जो हम ये वॉल बना रहे हैं, इसकी जो कास्टिंग्स है उसका प्रेशर टेस्टिंग के लिए, टेम्परेचर टेस्टिंग के लिए, ईल्ड टेस्टिंग के लिए, स्ट्रेंथ टेस्टिंग के लिए, कि अगर हमारा लिक्विड हैमर हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, इससे कास्टिंग ना फटे, कास्टिंग में लीक ना हो, ब्रेक ना हो, या ज़्यादा वेल्ड करते समय थोड़ा सा ज़्यादा वेल्डिंग हो गया, या फ्लैश टाइप वॉल में थोड़ा ज़्यादा टाइट कर दिया, इससे कोई डैमेज ना हो, टूट ना हो, इसके लिए इसका हर एक कास्टिंग का आप देखिए अलग अलग तरीके से सॉफ्टवेयर में एनालिसिस किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका बेसिक डिजाइन ही सर्टिफाइड होता है। ये देखिए आप इसमें अभी ये अलग अलग जैसे ये चेंज होता जाएगा तो उसके कलर्स आते हैं। अभी ये रेड हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वीक पॉइंट है, इसको इंप्रूव करना है। तो इस तरह से एनालिसिस करके, डिजाइन करके हमारे सारे प्रोडक्ट्स की जो कास्टिंग्स है, बॉडीज है, उसका डिजाइन किया जाता है। अब जो वॉल के अंदर आप देखिए, वॉल के अंदर अमोनिया का फ्लो होता है, लिक्विड का होता है, गैस का होता है। तो उसमें वॉल का परफॉर्मेंस कैसे होगा, वॉल कैसे चलेगा, वॉल में प्रेशर ड्रॉप कितना होगा, ये ऐसे सीएफडी एनालिसिस करके इसका पता लगा जाए। देखिए अब ये लिक्विड फ्लो जा रहा है, तो इससे आपको पता चलता है कि अलग अलग फ्लो में वॉल में प्रेशर ड्रॉप कितना होगा, वॉल में कहीं पे बबलिंग होगा क्या, या कहीं फ्लैशिंग होगा क्या, तो उसके लिए क्या करना है, मॉडिफाई कैसे करना है, ये सब अभी सॉफ्टवेयर से किया जाता है।
और फिर एक्चुअल वो प्रोडक्ट बनता है। दूसरा, हमारे पास हाई प्रेशर टेस्टिंग की फैसिलिटी है। हम लोग सारे प्रोडक्ट न्यूमेटिकली टेस्ट करते हैं, पानी में टेस्ट नहीं करते, और ये 200 बार तक टेस्टिंग की हमारी फैसिलिटी है। अभी आप जानते हैं कि हमारा वर्किंग प्रेशर 15 बार मैक्सिमम होता है, फिर भी हमारे पास फैसिलिटी 200 बार तक की है। वो क्यों है वो भी बताऊंगा। दूसरा, हमारे पास एक बढ़िया सी सेल्स टीम है, इंजीनियरिंग टीम है। जो आप कोई नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, प्लांट में रेट्रोफिट कर रहे हो, डिजाइन चेंज कर रहे हो, तो या नया डिजाइन कर रहे हो, तो उसमें आपको बढ़िया सिलेक्शन करके देंगे। कई बार क्या होता है कि जो लिस्ट बनाता है डिजाइनर, वो लाइन साइज के हिसाब से वॉल सिलेक्ट करता है। ये भी हो सकता है कि आप एक साइज छोटा वॉल यूज करो और बड़ी फ्लैंज लगा के आपको सेम फंक्शन मिले। उससे क्या होता है, एक तो बड़ा वॉल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और कॉस्ट कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल 65 mm का बैक प्रेशर वॉल और 80 mm का बैक प्रेशर वॉल, इसमें आप देखेंगे तो 2 गुना प्राइस डिफरेंस है। तो अगर कैपेसिटी के हिसाब से मैं 65 mm का बैक प्रेशर वॉल लगा के 80 mm का फंक्शन ले रहा हूं, तो मुझे वो लेना चाहिए। ये हमारी सब टीम करती है। जैसे मैंने कहा कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स है, इसमें CPD जो यूरोपियन सर्टिफिकेशंस है वो हमारे हर प्रोडक्ट के हैं। इसमें भी क्या होता है कि अलग अलग ये सर्टिफिकेशन में भी क्वालिटी होती है, बड़ी क्वालिटी, ज्यादा बढ़िया क्वालिटी, कम क्वालिटी। इसमें होता है कि मॉड्यूल डी का मतलब क्या है, जो आप क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हो उसका सर्टिफिकेशन है। और मॉड्यूल एच जो सबसे बड़ा है, उसमें आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका डिजाइन और जो क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हो दोनों का सर्टिफिकेशन होता है। तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स मॉड्यूल एच में है, हमारा मॉड्यूल डी में कोई प्रोडक्ट नहीं है। कई बार लोग इतना ही बोलते हैं कि हमारा सी सर्टिफाइड है, लेकिन ये नहीं बोलते कि मॉड्यूल क्या है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वो भी सर्टिफाइड है, कंपनी का प्रोडक्शन के लिए, क्वालिटी के लिए ISO सर्टिफिकेशन है। और जैसे मैंने कहा, हमारे सारे प्रोडक्ट्स रशिया के EAC सर्टिफाइड है। ये सी से भी ये डिफिकल्ट है इसको सर्टिफिकेशन लेना, लेकिन वो भी हमने लिया हुआ है। हमारे दूसरा है कि हमारे जो प्रोडक्ट के डिजाइन्स है उसकी रजिस्ट्रेशन इंडिया में भी है और यूरोपियन कंट्रीज में भी है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स वहाँ डिजाइन है। ये हमारा नया फैक्ट्री बन रहा है, जैसे मैंने कहा था 20,000 स्क्वायर फुट का बिल्डिंग बन गया है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर नहीं मिला, इसके लिए काम रुका हुआ है। हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ये जितना भी है यहाँ सारे कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स है जो नेवी अप्रूव्ड है, इंडियन नेवी को भी हम सप्लाई करते हैं और नाटो नेवी में भी सप्लाई करते हैं, जैसे कि US नेवी हो, UK नेवी हो, इटालियन नेवी हो, या आयरलैंड की नेवी हो, कनाडा नेवी हो, इनको भी हम लोग कुछ प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि क्या है, मेक इन इंडिया है हमारा बेसिकली मोदी जी मेक इन इंडिया कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड। तो हमारे इसमें पार्टिसिपेट हम लोग अलग अलग दुनिया में एग्जीबिशन में करते हैं कि दुनिया को पता चले कि हम इंडिया में कि हिंदुस्तानी लोग क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हमारी क्या कैपेसिटी है। क्योंकि कई बार अपने इंडिया में भी ये होता है, व्हाइट स्किन फोबिया होता है, गोरी चमड़ी आ गई तो हमको लगता है कि बढ़िया भाई ये तो ज्यादा बढ़िया होगा, ऐसा होता नहीं है। कई बार गोरी चमड़ी चाइना का माल बेच के चला जाती है अपने को। तो हम लोग ये दुनिया में सारे अलग अलग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स इवॉल्व करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं। ये हमारा नया वॉल स्टेशन है। अभी आप नॉर्मली एक स्टॉप वॉल, फिल्टर, सोलोनॉइड वॉल, हैंड एक्सपेंशन वॉल लगा देते हो, ये पूरे एक ब्लॉक में बना हुआ है। तो ये मल्टीपल जॉइंट की जगह आप सिंगल जॉइंट, 2 जॉइंट में आपका ये पूरा बैठ जाएगा। टोटल लेंथ भी कम होता है, 300 mm से लेंथ कम है। तो इससे क्या होता है कि आपके लीकेज के पॉइंट्स कम होते हैं और आपको स्पेस भी कम लगता है, मेंटेनेंस भी होता है। और इसमें अभी तक 32 mm तक साइज हमारे पास है, अवेलेबल रेडी स्टॉक है। वो 15 mm में खाली सोलोनाइड है, 20, 25, 32 में सोलोनाइड वॉल, बैक प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल, फ्रंट प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल, आउटलेट प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल, ये सारे फंक्शंस अवेलेबल है। वैसे आउटलेट में आपको चाहिए तो हैंड एक्सपेंशन वॉल, स्टॉप चेक वॉल, ये जो भी आपको चाहिए हम दे सकते हैं। और इसकी तीसरी हमारी खासियत ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये हमारे सारे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स के पार्ट है।
तो इसके लिए आपको स्पेयर अलग से लेने की या आपको महंगे स्पेयर लेने की जरूरत नहीं है। जो हमारे स्टैंडर्ड स्टॉप वॉल का कोन है वो इसी में बैठ जाएगा। तो प्रोडक्ट्स, स्पेयर पार्ट्स और सर्विस भी आसान है। ये देखिए, ये सिंपल है। आपका ये फ्लो आ गया, फिल्टर से होके सोलनॉइड में गया, सोलनॉइड से होके बाहर एक्सपेंशन वॉल के थ्रू बाहर निकल गया। ये मैनुअल स्पिंडल है। तो ये ऐसे इनोवेशंस हम लोग कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। मेनली जैसे हम लोग बात कर रहे हैं स्टॉप वॉल की, तो हम लोग स्टील और स्टेनलेस स्टील दोनों में स्टॉप वॉल बनाते हैं। स्टील के जो स्टॉप वॉल बनते हैं वो 10 mm से लेके 300 mm तक बनते हैं। इसमें एंगल और स्ट्रेट टाइप दोनों आते हैं। उसमें हैंड रेगुलेटिंग वॉल्स है, मतलब जिसको हम लोग एक्सपेंशन वॉल कहते हैं, निडल वॉल कहते हैं। ये लॉन्ग नेक वॉल है, मतलब 40 mm तक आपको जो ऊपर का जो नेक है वो छोटा मिलेगा, या बड़ा चाहिए सेक्शन में लगाना है, इंसुलेशन लाइन में लगाना है, तो ये बड़े बड़े वाले भी मिल जाएंगे। फिर फिल्टर्स है वेल्डेबल, उसमें आपको चाहिए तो ये देखिए, ये अंदर फिल्टर बैग लगा हुआ है। जैसे पंप के इनलेट में वगैरह लगाना है तो फिल्टर बैग के साथ आप लगा सकते हो, बाद में बैग को निकाल के फेंक दे सकते हो। और ये स्पेशल मैग्नेट है जो आपके फिल्टर के नीचे फिल्टर की हाथ बैठ जाएगा सेंटर में, तो कोई मेटेलिक पार्टिकल्स आएंगे फिल्टर में, आपके कचरा आएगा तो ये सारा इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे स्टॉप चेक वॉल्स है, सेम चीज स्टेनलेस स्टील में भी है। इसमें अभी लिखा हुआ 200 है, लेकिन अभी रिसेंटली 250 तक का हमारे वॉल बन गए। तो स्टेनलेस स्टील में आपको 250 mm तक के वॉल मिल जाएंगे। ये देखिए 250 mm का वॉल है स्टेनलेस स्टील का। उसमें व्हील और कैप दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। फिल्टर्स है, स्टॉप चेक वॉल्स है। ये टोटल कंपैरिजन है 10 mm to 300 और 10 to 250 mm। और स्टील वॉल की जो वर्किंग प्रेशर है वो 55 बार है। हमारी जो नॉर्मल प्रेशर होती है वो 15 बार होती है, तो इसकी 55 बार है। और स्टेनलेस स्टील की 80 बार है। टेस्ट प्रेशर स्टील वॉल का 80 बार है और स्टेनलेस स्टील का 120 बार है। ये सब ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी जो नया यूरोपियन स्टैंडर्ड बना है ISO 12227 ऐसा कुछ तो नंबर है, या 2.3 है, उसमें ये कहा गया है कि आपका जो वॉल का टेस्ट प्रेशर है वो आपके डिजाइन प्रेशर से कम 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम 15-16 बार अगर अपना वर्किंग प्रेशर रहते हैं और डिजाइन प्रेशर 21 बार रखते हैं, तो हमको उससे 15 बार से 3 गुना ज्यादा, मतलब 45 बार के ऊपर का वॉल चाहिए। तो हमने वो 55 बार का बनाया है। और ये स्टेनलेस स्टील का 80 बार का बना हुआ है, क्योंकि अभी इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन कई कंट्रीज में, पर्टिकुलरली यूरोप में या साउथ ईस्ट एशिया में CO2 सिस्टम भी आ रहा है, जिसको हम लोग सब क्रिटिकल सिस्टम कहते हैं, CO2 अमोनिया कैस्केड सिस्टम। तो लो साइड में CO2 होता है, हाई साइड में अमोनिया होता है। तो CO2 के प्रेशर ज्यादा होते हैं, उसके लिए ये 80 mm के 80 बार के वॉल बने हुए हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है, इसमें हम लोग ये डिजाइन करते हैं। तो मैंने आपको दिखाया था कि एक वॉल में एक पॉइंट बना था लाल लाल, जहां से वो कास्टिंग डैमेज लीक हो सकता है, तो वो अवॉइड करने के लिए ऐसे रिब्स ऐड किए हुए हैं वॉल में। वॉल का जो फ्लो होता है, तो ये वॉल के कई वॉल में से आप देखिए, ये कॉर्नर्स है, ये कॉर्नर की वजह से वॉल में अंदर आपका जो लिक्विड है उसका फ्लैशिंग होता है, तो फ्लैश गैस ज्यादा जनरेट होता है। तो इसलिए हमने इसको चेंज करके इसको स्मूथ कर दिया। तो ये डिजाइन इन हाउस किया जाता है। दूसरा क्या है कि ये कई बार ये ऊपर के जो वॉल के जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग होते हैं, और इसकी वजह से अमोनिया लीक होता है। तो हमने एक सिंगल पार्ट में ये बना दिया। ये ऐसे कंटिन्यूअस मॉडिफिकेशंस डिजाइन हम लोग करते हैं। खाली ओरिंग यूज करने से हमने एक टेफ्लॉन का रिंग डाला हुआ है, जिसकी वजह से ग्लैंड से लीक नहीं होता। वॉल में बैकसीट्स दी हुई है। बैकसीट्स की वजह से आपको अगर वॉल का ग्लैंड सर्विस करना है, खोलना है, तो वॉल को पूरा खोल के ऊपर लेके आप उसको बैकसीट करके ग्लैंड को खोल सकते हैं। ये फिल्टर्स के बारे में मैंने बताया है। देखिए मैग्नेट ऐसे बैठ जाएगा, तो क्या होता है, जो स्टील का जो कचरा है वो सब उधर आता है। और हमारे जो हैंडविल्स है वो सब कास्टिंग के हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में बने हुए हैं।
तो ये जो प्लास्टिक के जो पतरे के हैंडल्स बनते हैं, ये देखिए ये सारे गल गए हैं। उससे ये स्टेनलेस स्टील के आते हैं, स्टील वाले में स्टील के हैंडल्स आते हैं। इससे हैंडल कभी खराब होना, उसको गल जाना, टूटना, ये सब नहीं होता। सर्विस वॉल्स है, जो आपको कहीं प्रेशर गेज लगाना है, ड्रेन पॉइंट देना है, प्रेशर सेंसर लगाने हैं, उसके लिए अलग अलग स्टील और स्टेनलेस स्टील में हॉरिजॉन्टल और एंगल टाइप सर्विस वॉल्स है। ये देखिए जैसे बैक प्रेशर वॉल में आपको लगाना है या प्रेशर सेंसर लगाना है प्लांट में, ये सारी चीजें है। जैसा आपने देखा होगा कि हमने काफी प्रोडक्ट स्टेनलेस स्टील में बनाए हैं, क्योंकि करोजन एक बड़ा इशू है, उसका मेंटेनेंस है। कई बार प्लांट जब हम बनाते हैं तो हमारा सिटी के बाहर होता है, लेकिन धीरे धीरे सिटी प्लांट के पास आ जाती है, तो थोड़ा सा अमोनिया लीक हो गया, कुछ थोड़ा इधर उधर हो गया, तो लोगों की कंप्लेंट होना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत हो जाते हैं। इसकी वजह से हम ये हमारे जो पुराने स्टील के प्रोडक्ट्स है उसको भी हम स्टेनलेस स्टील में बना रहे हैं। जैसे ये लेवल कंट्रोलर है, ये स्टील में पहले हम तकरीबन 30 साल से बना रहे थे, अब इसको हमने स्टेनलेस स्टील में बनाया है। एंक्लोजर भी स्टेनलेस स्टील का है, ये मैकेनिकल फ्लोट स्विच भी स्टेनलेस स्टील में है, सोलनाइड वॉल्स है स्टेनलेस स्टील में, कंप्लीट सोलनाइड वॉल विच फ्लैंजेस स्टेनलेस स्टील में है। ये लेवल आइज है, जो आपको आप लिक्विड लाइन में लगा सकते हो, लेवल प्रेशर वेसल पे लगा सकते हो, जिससे आपको ये लिक्विड में लिक्विड कैसे फ्लो हो रहा है ये देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये लाइट कैसे लगा है, कोई बता सकता है? इसमें लाइट कैसे लग गया लिक्विड लाइन में? कोई आइडिया? इसमें क्या होता है, ये इसमें दोनों तरफ से ग्लास है। तो हमने जब इसका टेस्टिंग करना था, तो जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्टर था उसने पीछे मोबाइल लगा दिया लाइट लगा के। ये लेवल गेजेस है, जो आपके हाई प्रेशर रिसीवर में, लो प्रेशर से रिसीवर में लग जाएगी, तो आपके पास पावर गई तो भी आपको पता चल जाएगा। दूसरा, इसमें ग्लास आपकी जो टूट जाती है, जो खाली ग्लास लगा देते हैं तो अमोनिया लीक होता है, वो उसमें पॉसिबल नहीं है। और इसमें वर्स्ट केस में अगर ये ग्लास लीक भी हो गया तो इसके इनलेट, दोनों इनलेट और आउटलेट में नॉन रिटर्न वॉल लगा रहता है, जिसकी वजह से अगर यहाँ ग्लास टूट गया, प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर पे एक्सपोज हो गया, तो वो नॉन रिटर्न वॉल ऑपरेट करके अमोनिया अंदर नहीं जाने देता। ये देखिए अलग अलग एप्लीकेशंस में लगे हुए हैं, हाई प्रेशर रिसीवर में, लो प्रेशर रिसीवर में। इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग भी आ गया तो भी आप इसकी एक एक्सटेंडेड ग्लास की वजह से लिक्विड देख सकते हैं। ये सेम स्टेनलेस स्टील में लगे हुए हैं, ये देखिए इसमें लिक्विड आपको दिखाई देगा। तो आपके एप्लीकेशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी लेंथ बनेगी। हम 150 mm से लेके 3000 mm तक के रिसीवर गेजेस बना देते हैं। स्टील में बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील में भी बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि सस्टेनेबिलिटी की बात लोग करते हैं आजकल। सस्टेनेबिलिटी ग्रीन बहुत चलता है, कीवर्ड है, अच्छी बात है। कोई अगर आपका कांटेक्ट है तो गवर्नमेंट को बोलो कि प्लांट को सस्टेनेबल करने के लिए कुछ पैसा दे दे, कुछ सब्सिडी दे दे। तो इसके लिए हमने ये सारी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेनलेस स्टील में बनाई है। स्टेनलेस स्टील में लगने से क्या होता है कि आपकी जो वेयर एंड टेयर है, जो आपका रस्टिंग की वजह से होने वाला डैमेज है, ये सारा अवॉइड हो जाता है। और मेरे एक मलेशिया के कस्टमर ने मुझे बताया कि 40 mm तक स्टील और स्टेनलेस स्टील की टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट में एक ही होती है। ऐसा क्यों होता है कि स्टील में हम लोग 6 mm का पाइप यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील में 2 mm का पाइप चल जाता है, तो वेल्डिंग की कॉस्ट कम होती है, वेट कम होता है, तो उसको शिफ्टिंग करना आसान हो जाता है। तीसरी चीज ये है कि उसमें आपको पाइप अंदर से साफ नहीं करना पड़ता, ऊपर से, क्योंकि वो ऑलरेडी मिरर फिनिश पाइप होते हैं तो उसमें कचरा नहीं आता, और कचरा नहीं आता तो वो सारे कचरा आपका इसमें नहीं जाता, फिल्टर्स में, फिल्टर चोक नहीं होते, तो इससे आपके प्लांट की लाइफ ओवरऑल बढ़ जाती है। उसके सिवा हम लोग सेफ्टी वॉल्स बना देते हैं,
हम इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो सेफ्टी वॉल इंडिया में बनाती है, जिसकी सारी सर्टिफिकेशन है। हमारे सारे सेफ्टी वॉल्स CPD/EAC सर्टिफाइड है और हमारा हर सेफ्टी वॉल कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट के साथ में आता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने सेफ्टी वॉल ले लिया और आपने बोला कि 300 PSI का सेफ्टी वॉल चाहिए, तो वो सेफ्टी वॉल 300 PSI पे खुलने लगेगा, 310 PSI पे पूरा खुलेगा, 290 PSI पे पूरा बंद हो जाएगा। इससे क्या होता है, मेरा ऑपरेटिंग डिफरेंस कम है, गारंटेड रेटिंग प्रेशर पे ऑपरेट हो रहा है। और क्योंकि ऑपरेटिंग डिफरेंस कम है, इसकी वजह से मेरा जो अगर सेफ्टी वॉल ऑपरेट होने से मेरा अमोनिया जो निकलने वाला है, वेस्ट होने वाला है, वो भी निकल जाता है। उसके सिवा हम लोग एक ड्यूअल मैनिफोल्ड बना देते हैं। अभी जो अमोनिया रेफ्रिजरेशन का स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी है, इंडिया में बना हुआ है 17773, उसमें कोई भी प्रेशर वेसल जिसका इंटरनल ग्रॉस वॉल्यूम 10 क्यूबिक मीटर से ज्यादा है, उसको ड्यूअल सेफ्टी वॉल लगाना जरूरी होता है। मतलब क्या होता है, एक इसमें 2 सेफ्टी वॉल लगते हैं। नॉर्मली ये वर्किंग रहता है और ये बंद रहता है। अगर ये सेफ्टी वॉल खुल गया तो आप इसको स्पिंडल से चेंज करके ये वाला सर्किट इसको बाईपास करो, इसको सर्किट में ले लो, इसको निकाल के कैलिब्रेट करो, रिपेयर करो, तो आपका कभी भी प्रेशर वेसल विदाउट सेफ्टी वॉल नहीं रहेगा। उसके सिवा ये सेफ्टी वॉल इंडिकेटर है, इसको आप सेफ्टी वॉल के आउटलेट में लगाओगे। इसका जो ये आप देखिए, ये रेड फ्लैग देखिए, ये रेड फ्लैग नॉर्मल कंडीशन में हॉरिजॉन्टल रहेगा। जैसे सेफ्टी वॉल खुलेगा ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका सेफ्टी वॉल ऑपरेट हुआ था। और अगर आप एक रिलीज पाइपिंग बना के रखा हुआ है, जैसे कि स्टैंडर्ड में रिकमेंड किया हुआ है कि आपका जो नियरेस्ट विंडो या जो टेरेस है उसके ऊपर 20 फुट पाइप लेके उसको यू बेंड करके एक हेडर में सारे सेफ्टी वॉल के कनेक्शन दे दो, तो उसमें एक अमोनिया सेंसर लगा दोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको अमोनिया डिटेक्टर से पता चलेगा कि सेफ्टी वॉल ऑपरेट हुआ है और आपको ये इंडिकेटर बताएगा कि कौन सा सेफ्टी वॉल ऑपरेट हुआ था। तो ये सिस्टम है, जैसे मैंने कहा हम लोग अमोनिया डिटेक्शन सिस्टम बनाते हैं। सेंसर्स हैं जो आप आपके प्रेशर वेसल के ऊपर, वॉल स्टेशंस के ऊपर, कंप्रेसर के ऊपर लगाई है और ये सेफ्टी रिलीज पाइपिंग में लगाई है। और फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है, तो जिससे आपको अलार्म मिल जाएगा। आपको SMS चाहिए तो SMS भी आ जाएगा। आपको हुटर लगाना है, हुटर लगा सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग खुद बनाते हैं। अभी एक हमेशा मुझे जब भी अमोनिया डिटेक्टर की बात मैं करता हूं तो लोग पूछते हैं कि भैया एरिया में अमोनिया कितना होना चाहिए। तो एज पर स्टैंडर्ड 0.005% इतना अमोनिया अलाउड है। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर मेरा मशीन रूम कितने साइज का है, समझो 20 मीटर, 12 मीटर, 6 मीटर है, तो मेरा टोटल वॉल्यूम हो गया 1440 क्यूबिक मीटर। तो मुझे 7% अमोनिया उसमें अलाउड है, उस एरिया के। ये कैलकुलेशन हमेशा ध्यान में रखो। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जहां अमोनिया सेंसर्स लगे हुए हैं प्रेशर वेसल्स के ऊपर या कंप्रेसर के ऊपर। ये लीक डिटेक्शन सिस्टम है। ये जो रिलीज पाइप है उसमें सेंसर लगा हुआ है। इससे अपना प्लांट सस्टेनेबल, सेफ हो जाता है। और क्योंकि हम इसमें हमारा जो क्वालिटी है उसमें 30 ppm 20 ppm पे हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। इसकी वजह से जल्दी वार्निंग आने से आपको कोई आगे की दिक्कतें नहीं आती। ये स्प्रिंग लोडेड डेड मैन वॉल कहते हैं हम इसको। ये स्प्रिंग लोडेड वॉल है ऑयल ड्रेन करने के लिए। आपका जैसे कॉलम है, ऑयल सेपरेटर है, इसमें आप इसको नीचे लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि ये स्प्रिंग जब आप दबाओगे वॉल तब ये वॉल खुलेगा। आप जैसे स्प्रिंग छोड़ दोगे ये वॉल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो कभी बार होता है कि हम लोग जो मैन्युअली वॉल खोलते हैं तो उससे कई बार ये होता है कि हमारा अमोनिया अचानक से आने लगता है ऑयल की जगह से और फिर उसको बंद करना मुश्किल हो जाता है। तो ये वॉल उसमें हाथ छोड़ दो, वॉल बंद हो जाएगा। ये मैनट्रैप अलार्म है। ये इसमें आपके NHB के स्टैंडर्ड के हिसाब से बना हुआ है। ये स्विचेस है जो आपके कोल्ड रूम के अंदर लगेंगे। इसमें लाइट रहती है तो पावर गया तो भी ये लाइट चालू रहेगा।
अंदर अगर आदमी रूम में ट्रैप हो गया तो ये बटन दबाएगा तो आपको यहाँ पे ऑडियो विजुअल अलार्म मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आदमी फंसा हुआ है। और ये लो टेम्परेचर और पॉजिटिव टेम्परेचर दोनों में चलने वाले यूनिट्स अवेलेबल है। इसमें इनबिल्ट बैटरी बैकअप है, तो 6 घंटे के लिए ये अपने आप चलेगा अगर आपकी पावर नहीं होगी तो भी। तो एनर्जी एफिशिएंसी की बात हर लोग करते हैं, हर कोई चाहता है कि मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, मेरी एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा रहे, तो वो क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि जो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको सबसे कम करना है, मतलब जो कैपेक्स ओपेक्स है उसको सबसे कम रखना है। एफिशिएंसी बढ़ानी है, एफिशिएंसी रेफ्रिजरेशन प्लांट की बढ़ानी है, और साइमल्टेनियसली जो हम लोग फूड अंदर प्रोसेस कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उसकी भी एफिशिएंसी, उसकी भी क्वालिटी मेंटेन करनी है। मतलब हमारा फ्रीजिंग -18 पे कोर टेम्परेचर पे होना चाहिए, तो -18 का ही निकलना चाहिए। हमने उसको -20 पे रखना है तो -20 पे रखना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि -13-14 का प्रोडक्ट IQF पे निकाल के फिर कोल्ड स्टोरेज में उसको फ्रीज किया, उससे क्वालिटी डिटोरिएट हो जाती है, इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉब्लम आता है। फूड की जो पर्टिकुलरली फूड ओरिएंटेड गवर्नमेंट की या एक्सपोर्ट एसोसिएशंस की रूल होती है वो फॉलो करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एनर्जी एफिशिएंट क्लाइमेट फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर्स यूज करने चाहिए। कई बार ये होता है कि कोई एक सस्ते में चीज बेच के चला जाता है और फिर होता है कि 10 साल के बाद वो रेफ्रिजरेंट बैन हो गया, तो पूरा प्लांट स्क्रैप करना पड़ता है, नया लेना पड़ता है। R11 था गया, फिर R12 आया वो गया, फिर R404A आया, वो अभी 2030 में जा रहा है। R448 आ रहा है, उसके बारे में ऑलरेडी कंप्लेंट चल रही है। एयर कंडीशनिंग में R22 यूज होता था, वो गया, R134A आ गया, 134A जा रहा है अभी, उसकी जगह 134A आ रहा है। उसकी भी कंप्लेंट्स यूएस में ऑलरेडी कोर्ट केसेस चल रही है कि वो अगर 134YF जो नया रेफ्रिजरेंट है ZYF, वो अगर पानी में मिक्स हो गया तो कैंसर होता है। तो ये सब नेचुरल सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट्स हैं। कुछ कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए आपको बेचती है। मैं सजेस्ट करूंगा कि नेचुरल रेफ्रिजरेंट अमोनिया जैसा ही यूज करो जो इजीली अवेलेबल है, फर्टिलाइजर प्लांट में बनता है और आपको सबसे सस्ता मिलता है। अमोनिया क्या 60 रुपया 70 रुपया किलो है, और कोई भी सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट 500 रुपया किलो के नीचे नहीं है, और एक लंबे चलने वाला रेफ्रिजरेंट है। दूसरा, कंडेंसिंग प्रेशर कम रखो, सक्शन प्रेशर सबसे ज्यादा रखो, इंटरमीडिएट प्रेशर ज्यादा रखो, और ओवरफीड सिस्टम है तो उसमें पंप यूज करो, हीट रिकवर करो। जितना भी आपका डिस्चार्ज गैस है उसमें सुपर हीट अवेलेबल है उसको निकाल करके हॉट वाटर जनरेट करो, या आपका अगर कोल्ड स्टोरेज है उसमें आप एयर चेंज कर रहे हो, कोल्ड एयर बाहर निकाल के फ्रेश एयर ले रहे हो, तो कोल्ड एयर से फ्रेश एयर को ठंडा करो। प्लांट को ऑटोमाइजेशन करो, कंप्रेसर का ऑटोमेटिक ऑपरेशन करो, पर्सन डिपेंडेंसी कम कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट है डिफ्रॉस्टिंग में वाटर डिफ्रॉस्टिंग, इलेक्ट्रिकल डिफ्रॉस्टिंग की या एयर डिफ्रॉस्टिंग की जगह हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग करो। एकदम बढ़िया मेथड है, 15 से 20 मिनट में कोई भी इवेपोरेटर डिफ्रॉस्ट हो जाता है और उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगती क्योंकि हॉट गैस हमारे प्लांट में फ्री बनता है। ये टिपिकल ग्रेविटी फीड सिस्टम का ड्राइंग है। इसमें आप लेवल कंट्रोलर जरूर लगाना चाहिए जिससे आपका इवेपोरेटर फ्लडेड रहेगा। अगर आपको अलग अलग टेम्परेचर्स मेंटेन करने हैं तो इसमें बैक प्रेशर वॉल लगाइए, कंप्रेसर को ऑटोमेट कीजिए, एयर प्रेशर लगाइए। ये सारी चीजें करने से आपकी प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ती रहती है। हम इसके लिए लेवल कंट्रोलर, सोलेनॉइड वॉल्स, चेक वॉल्स, फिल्टर्स, बैक प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल्स, ये सारी चीजें माणिक इंजीनियर्स खुद बनाता है। सब कुछ मेड इन इंडिया है, सब कुछ CPD सर्टिफाइड है। अगर आप लिक्विड ओवरफीड सिस्टम बना रहे हो तो उसको लगने वाले भी सारे कंट्रोल्स हम लोग बनाते हैं। आप देखिए इसमें जैसे ये हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग है, ऑटोमेटिक पर्जिंग सिस्टम है, अमोनिया डिहाइड्रेटर है, कंप्रेसर ऑटोमेशन है, ये पंप वेसल के कंट्रोल्स है, ये सब कुछ बनता है। और ये पूरा प्लांट का ऑटोमेशन और
एनर्जी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हम लोग करते हैं। हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग जैसे मैंने कहा बहुत ज़रूरी है, इससे काफ़ी सेविंग होता है, काफ़ी टाइम बचता है, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, सबका पैसा बचता है। आपकी अगर आप ब्लास्ट फ्रीजर यूज कर रहे हो, प्लेट फ्रीजर, कॉन्टैक्ट फ्रीजर यूज कर रहे हो, तो हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग की वजह से डिफ्रॉस्ट टाइम कम होने से आपका एक बैच भी ज़्यादा बन जाता है सेम प्लांट में। तो अगर आप प्लेट फ्रीजर में 3 बैच कर रहे हो तो उससे आराम से 4 बैच कर सकते हो। आपको चाहिए तो ये पूरा स्टेशन भी हम अपने फैक्ट्री में बना के दे सकते हैं, जिससे आपको रेट्रोफिट करना बहुत आसान होगा। आपको यहाँ पे खाली लाइंस कट करके कनेक्शन करना होगा। ये ऐसे स्टेशन बनाया था और ये ऐसे 12 स्टेशंस लगे हुए थे। ये दिलशॉ डेयरी का प्लांट है, इसमें रेट्रोफिटिंग किया था हम लोगों ने। ये भी आइसक्रीम, ये मेरे ख्याल से ये वर्टिकल स्टेशन बनाया था, ये लगाया था ग्रेविस, मतलब ये बास्किन रॉबिन आइसक्रीम के लिए लगाया था। तो ये फैक्ट्री में भी बना सकते हैं। उसको लगने वाले जितने भी वॉल्स है, कंट्रोल्स है, ये सारे हम लोग बनाते हैं। इसमें ये जो MTSB वॉल्स है, ये 2 स्टेप वॉल्स है, तो इसको सप्लाई देंगे तो छोटा पोर्ट खुलेगा और फिर प्रेशर डिफरेंस कम होने के बाद बड़ा पोर्ट खुलेगा, जिससे लिक्विड हैमर नहीं होता। ये नॉर्मली क्लोज वॉल है, जब इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तब ये वॉल खुलेगा। सिमिलरली ये डिजाइन उल्टा है, इसमें नॉर्मली ओपन वॉल है, तो ये वॉल हमेशा खुला रहेगा। आप जब इसको सप्लाई दोगे सोलनॉइड को, तब हॉट गैस से वो वॉल बंद हो जाएगा। तो कस्टमर को जो चाहिए वो हम लोग बनाते हैं। ये पूरे डिफ्रॉस्टिंग के हैं, ये आप देखिए एक वीडियो है। ये कोल्ड स्टोरेज में एक्चुअली ब्लास्ट फ्रीजर में लगा हुआ था और 15 से 20 मिनट में पूरा ब्लास्ट फ्रीजर, जैसे आप इसको डिफ्रॉस्ट में डालते हो, 15 से 20 मिनट में इसको पूरा डिफ्रॉस्ट कर देता है। और हॉट गैस आपके प्लांट में फ्री में अवेलेबल है, क्योंकि कंप्रेसर से डिस्चार्ज में जो जा रहा है वो हॉट गैस है, उसी को थोड़ा सा डाइवर्ट करके हम लोग प्लांट में लेते हैं और इससे ये एनर्जी सेविंग होता है, टाइम कम लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती नहीं है, आपको हीटर्स लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पानी नहीं लगता है। नॉर्मली आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि वाटर या इलेक्ट्रिकल से आपको 1 घंटा 1.5 घंटा डिफ्रॉस्टिंग के लिए लगता है, इसमें आपको 15 मिनट में काम हो जाता है। और इसको सिर्फ आपकी इनिशियल कॉस्ट है जो आप इसको वॉल्स कंट्रोल्स लगाओगे, और बाकी इसकी रनिंग कॉस्ट 0 है, क्योंकि हॉट गैस फ्रीली अवेलेबल है। तो ये आप इसमें आपको काफी एनर्जी सेविंग मिलेगा, काफी यूटिलिटी सेविंग मिलेगा, और इससे आपको प्लांट का प्रोडक्शन भी आप बढ़ा सकते हो। पर्टिकुलरली हमने देखा है कि सी फूड इंडस्ट्री में जहाँ पे प्लेट फ्रीजर या कॉन्टैक्ट फ्रीजर यूज होता है, वो 90 मिनट की बैच होती है और 3 बैच साल में करते थे, क्योंकि वो डिफ्रॉस्टिंग के लिए 1 से 1.5 घंटा एक बैच में लगता था। जैसे अब वहां पे उसको हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो एक प्लेट फ्रीजर से वो 4 या 5 बैचेस लेने लगे। तो विद सेम कैपिटल आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। ये देखिए पूरा कॉइल खुल गया है। ये हमारी कैपेसिटी है। हम ये पंप सिस्टम में या ग्रेविटी फीड सिस्टम में एग्जिस्टिंग प्लांट में भी रेट्रोफिट कर सकते हैं। ये टिपिकल डेयरी में रेट्रोफिट किया था, -20 का बटर कोल्ड स्टोरेज था, पुराने कॉइल्स से 20 साल पुराने, फिर भी हमने इसमें इसको मॉडिफाई करके हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग कर दिया। ये 10 साल पुराना है, आज भी पूरा प्लांट वही चल रहा है। तो ये सारे हम लोग कर सकते हैं। और एक है जो वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग भी जानते होंगे, ये एक LVS करके सिस्टम आता है जो IQF में लगा जाता है। तो उसमें जो कंट्रोल्स रहते हैं वो बहुत महंगे हैं। तो एक कस्टमर का इशू था, वो कंट्रोल्स फेल हो गए थे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा था, और उनका ऑब्जर्वेशन था कि वो कंट्रोल्स लगाने के बाद में भी उनको टेम्परेचर कभी सही नहीं मिलता था। तो हमने ये प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व किए उनके कंट्रोल्स के, जो भी है इसको चेक किया, इसको सिंपल हमारा जो स्टैंडर्ड लेवल कंट्रोलर और सोलनॉइड वॉल का सिस्टम है उससे रेट्रोफिट कर दिया। सो पूरा रेट्रोफिट 2 दिन में काम पूरा हो गया, ट्रायल भी 2 दिन में हो गया, और वो जो परफॉर्मेंस है वो उनको बढ़िया मिल गया, कस्टमर का सर्टिफिकेट भी है।
तो ये इस तरह से रेट्रोफिटिंग भी हम लोग करते हैं, जो इसमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट लगा के हम लोग क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। हमारे जो स्पेशल यूनिक प्रोडक्ट्स है उसमें ऑटोमेटिक एयर पर्जिंग सिस्टम है, और स्टील और स्टेनलेस स्टील में हम लोग बना देते हैं। सिंगल पॉइंट मल्टी पॉइंट है, इससे आपका डिस्चार्ज प्रेशर कम हो जाता है। कंडेंसेशन जो आपका कंडेंसर के ऊपर का स्केलिंग है वो कम हो जाता है। आपका कंप्रेसर का वेयर एंड टियर कम हो जाता है, कंप्रेसर की एफिशिएंसी बढ़ती है, और आपकी प्लांट का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। बाणिक पर्जर का क्या है, बाणिक इंडिया का पायोनियर है, जिसने पहला ऑटोमेटिक पर्जर इंडिया में बनाया था। हम लोग तकरीबन 15 साल के ऊपर से बना रहे हैं। 1000 के ऊपर एयर पर्जर इंडिया में, और 100 के ऊपर इंडिया के बाहर भी हमारे पर्जर लगे हुए हैं। आप अमेरिका देखो, लैटिन अमेरिका देखो, यूरोप में, अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह हमने पर्जर दिए हुए हैं। हमारा पर्जर रेट्रोफिटिंग है, पूरा फैक्ट्री में असेंबल होके आता है। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, खाली पाइपिंग कनेक्शंस करनी है। इसमें कोई सिंथेटिक या फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट यूज नहीं होता, एक्सटर्नल कंडेंसिंग यूनिट की जरूरत नहीं है, ये अपने प्लांट से रेफ्रिजरेशन लेके कर लेता है। और इससे सबसे बढ़िया है कि इसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग कुछ नहीं करता है, खाली सप्लाई देना है, और इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो। आप इसको प्लांट रूम में रखो, कंडेंसर के पास रखो, कहीं पे भी रखो। पावर कंजम्पशन बहुत कम है, 65 वैट सिर्फ लगता है। तो ये सारा है। दूसरा ये अमोनिया डिहाइड्रेटर है, ये अमोनिया से पानी निकलता है। इसमें भी स्टील और स्टेनलेस स्टील वर्जन अवेलेबल है, क्योंकि क्या होता है, अमोनिया की पानी की एफिनिटी बहुत होती है। जैसे अमोनिया पानी कांटेक्ट में आता है तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, और वो अनहाइड्रस अमोनिया से हाइड्रस अमोनिया होता है। टेक्निकली हमको 99.95% प्योर अमोनिया चाहिए, लेकिन यहाँ हमें अमोनिया जो स्टैंडर्ड मिलता है वो 95% प्योर मिलता है। तो 5% में नाइट्रोजन, वाटर, ये सारी चीजें रहती है, तो वो जाता है। दूसरी हमारी अगर कहीं पे भी लीकेज हो गया, एयर अंदर गया, तो एयर के साथ में मॉइस्चर भी अंदर जाता है, और वो मॉइस्चर प्लांट में ही रहता है, और वो फिर अमोनिया में मिक्स हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये आपको अमोनिया में पानी मिक्स होता है। जैसे आपका अमोनिया और पानी मिक्स हो जाता है, आपका जो सक्शन, आपका जो टेम्परेचर है, इवेपोरेटिंग टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर ग्लाइड आके उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जहां आप -0.3 पे -40 ले रहे थे, वहां -0.3 बार प्रेशर पे आपको -35 -36 ही मिलेगा, या -40 लेने के लिए आपको -42 -43 जाना पड़ेगा। ये अमोनिया का इफेक्ट होता है। ये देखिए वो कैसे पानी निकाल रहा है। ये एयर पर्जर है, ये हमारा स्पेशल डिजाइन है। इसमें वाटर बबलर आता है, तो पर्जिंग का जो वेंट है वो डायरेक्टली वो वाटर में जाता है। कहीं पे भी वो लीक होने का, अमोनिया पानी में मिक्स होने का चांसेस नहीं होता। ये सारी प्रोडक्ट्स हमने खुद बनाई हुई, हमारी डिजाइन है। इसकी इंडिया की डिजाइन रजिस्ट्रेशन है, यूरोप की डिजाइन रजिस्ट्रेशन है, इंस्टॉल काफी प्लांट किए हुए हैं, परफॉर्मेंस है। ये टिपिकल P&I ड्राइंग है। आप जब हमारे मैनुअल के साथ में ये ड्राइंग आएंगे, ये जो पर्जर दिखा हुआ है ये पूरा असेंबल आएगा। आपको खाली ये कंडेंसर के आउटलेट से या रिसीवर के ऊपर से और लिक्विड सप्लाई रिटर्न की लाइन कनेक्ट करनी है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बाकी पूरा फैक्ट्री में बन के आएगा। ये एक आइसक्रीम प्लांट था जहाँ पे उनका डिस्चार्ज प्रेशर 16 kg हुआ करता था। ये पर्जर लगाने के बाद ये 12 kg हो गया, और ये उनका साल भर का सेविंग है। और ये भी तकरीबन 7-8 साल पुरानी बात है। अगर फ्रीजिंग प्लांट आपके पास -40 का लगा हुआ है, तो आपका रफली सेविंग हो सकता है 8 से 9 लाख रुपया एक साल में। ये अमोनिया डिहाइड्रेटर का है, इसमें भी आप देखेंगे सिस्टम कैसे लगाना है, ये आपको आ जाएगा। 2 स्टेज कंप्रेसर सिस्टम रहेगा, तो साल में 5 से 6 लाख रुपया का मिनिमम सेविंग हो जाता है। ये अमोनिया सैंपलर है, आपने देखा होगा वहां रखा हुआ है। ये आपको अमोनिया में पानी कितना है
ये आप इससे मेजर कर सकते हो। आपको इसको एलपी वेसल में या लो साइड में इवेपोरेटर साइड में कनेक्ट करना है। इसमें 100 ml का सैंपल लेना है और फिर ये वॉल्स बंद कर देने हैं, तो धीरे 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 अमोनिया इवेपोरेट हो जाएगा और वो जो रह जाएगा वो पानी है। इससे क्या होता है कि आपको आपके प्लांट का परफॉर्मेंस पता चलता है। लोगों को लगता है कि मेरे प्लांट में पानी ही नहीं है। अभी हम लोग प्रयागराज में गए थे, वहाँ पे पुराना कोल्ड स्टोरेज है। एक्चुअली प्रयागराज का सबसे पुराना कोल्ड स्टोरेज है। तो वहाँ उन्होंने जब यहाँ अमोनिया डिहाइड्रेटर लगाया तो मुझे बेटा बता रहा था कि मैंने पापा को पूछा कि हमारे प्लांट में कितना पानी होगा, क्योंकि पापा तो 30 साल से प्लांट चला रहे हैं। मैंने कहा 20-30 लीटर पानी होगा। और जब इन्होंने अमोनिया डिहाइड्रेटर लगाया तो 2 महीने के बाद 450 लीटर पानी निकला। उनका जो कोल्ड स्टोरेज -20 का था, जो नॉर्मली -30-31 सेक्शन टेम्परेचर पे चलता था, वो पानी निकालने के बाद -25 -26 में चलने लगा। तो ये एडवांटेज आपको मिलते रहते हैं। इससे एनर्जी सेविंग होती है और क्योंकि अमोनिया से पानी निकल गया तो डेफिनेटली आपका ऑयल का लाइफ बढ़ जाता है, स्लज फॉर्मेशन कम होता है, फिल्टर का लाइफ बढ़ता है, कंप्रेसर का लाइफ बढ़ता है और जो अंदर जो होने वाला है आपका रस्टिंग वगैरह वो भी अवॉइड हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने 60 ml का सैंपल लिया था और 3 से 4 ml का उनको पानी मिल गया। ये मर्स का कोल्ड स्टोरेज है चेन्नई में। 20,000 पैलेट्स का कैपेसिटी है इसका, -20 डिग्री रूम टेम्परेचर का। इन्होंने भी तकरीबन 700 लीटर पानी निकाला है। ये हमारा नया इन्वेंशन है। ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वॉल है और उसका कंट्रोलर है। समझो आपको एक छोटा कोल्ड रूम बनाना है तो कई बार ये होता है कि लोग कहते हैं कि भैया छोटा कोल्ड रूम अमोनिया से नहीं बनेगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा, वो हमको फ्रीऑन का ही लगाना पड़ता है। वो ये हमारा विद इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल आप कम से कम इक्विपमेंट में आप इसको डीएक्स सिस्टम छोटी 5 टन 10 टन की बना सकते हो। उसमें आपको कंप्रेसर लगेगा, एयर कूल, वाटर कूल, या आपका एग्जिस्टिंग कंडेंसर है तो उसको कनेक्ट कर सकते हो और आपको इवापोरेटर में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल लगाना है। ये देखिए ये एक्चुअल है। ये यहाँ पे ये सोलेनॉइड वॉल और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल लगा हुआ है। ये रिटर्न लाइन है। रिटर्न लाइन में टेम्परेचर और प्रेशर सेंसर लगा हुआ है और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है। ये क्या करता है, आपका जो सक्शन लाइन है उसका टेम्परेचर और प्रेशर सेंस करके प्रेशर को सैचुरेटेड टेम्परेचर में टेम्परेचर को सैचुरेटेड प्रेशर में कन्वर्ट करके आपको डिफरेंस देता है। तो जो डेल्टा टी ऑपरेशनल है वो 2 डिग्री रह जाता है। इससे एनर्जी एफिशिएंट छोटा कोल्ड रूम बन सकता है। और थैंक्स टू सम अदर कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर अभी छोटे छोटे कंप्रेसर्स भी अवेलेबल है 5 TR 6 TR कैपेसिटी के। तो आपको अगर अलग से छोटा कोल्ड रूम बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। ये हमारा स्पेशल प्रोडक्ट है। इसमें ये बेसिकली मॉड्यूलेटिंग लेवल कंट्रोल वॉल्स है। अगर आपको फ्लोट और सोलोनाइड की जगह कंटिन्यूअस मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल चाहिए तो उसके लिए ये यूज होते हैं। आइस थिकनेस कंट्रोलर एक प्रोडक्ट है जो आइस बैंक टैंक में होता है, जिसमें आइस बैंक टैंक में आइस फॉर्म किया जाता है। जैसे आइस बन जाता है तो वो सोलोनाइड का सप्लाई कट कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन हमारी है। इसमें हम अलग अलग टाइप के कंट्रोल्स बना देते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड सिंपल कंट्रोलर है, RS485 मॉडबस TCP/IP चलने वाले कंट्रोलर्स है। इसको आप लोग एक कॉमन लगा सकते हो, PLC में कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ये कस्टमर है, इनके पास तकरीबन 24 टेम्परेचर कंट्रोलर लगे हुए हैं। उसको एक डेटा कॉन्सेंट्रेटर लेके सारा डेटा पीसी पे और इंटरनेट पे दिया हुआ है। तो टेम्परेचर कंट्रोलर रूम का टेम्परेचर ऑन ऑफ करता है और आप अपना पीसी के ऊपर सारा डेटा देख सकते हो। और ये सारा इलेक्ट्रॉनिक सारा डेटा आपको आता है। इसको जैसे आप चाहिए आप इसको फिर ग्राफ में कन्वर्ट करो, एक्सेल में कन्वर्ट करो, सेव करो। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर भी हम लोग खुद ही देते हैं। पीएलसी सिस्टम्स भी हम लोग कर सकते हैं। आपके प्लांट को चाहिए तो पूरा स्काडा बेस्ड सिस्टम भी दे सकते हैं। उसके सिवा हमारे पास इंडिपेंडेंट कंट्रोलर्स भी है। जो स्क्रू कंप्रेसर हो या पिस्टन कंप्रेसर हो, उसके लिए अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रोलर है। अगर आपको लो कॉस्ट ऑटोमेशन करना है तो ये आपके कंप्रेसर को ऑटोमेटिकली लोड अनलोड करके ट्रिप कर देंगे। इससे फायदा क्या होता है कि आपकी एनर्जी सेविंग बनती है। कई बार ये होता है
प्लांट को कंप्रेसर पे लिक्विड ना आ जाए, इसलिए वो अनलोडेड कंडीशन में प्लांट चलता है। एक सोलनॉइड वॉल्व बंद रख के ऑपरेटर प्लांट चलाता है, या उसे डर रहता है कि मेरा लिक्विड आ जाए, इससे वो सक्शन को वॉल्व को थ्रोटल करता है या रिसीवर के वॉल्व को थ्रोटल करके रखता है। तो ये ऑटोमेशन की वजह से आपका कंप्रेसर, आप ये देखिए करंट मीटर का आपने फ्लक्चुएशन देखा होगा, ये करंट चेंज हो जाता है, इससे आपको एनर्जी सेविंग मिलती है। टिपिकली इसका पेबैक पीरियड 3 महीना रहता है। 3 महीने के अंदर कंप्रेसर कंट्रोलर का पेबैक हो जाता है। ये नया और एक प्रोडक्ट है, लो कॉस्ट टेम्परेचर इंडिकेटर है। आपको कहीं पे रूम पे बाहर लगाना है, वहीं पे लगाना है। इसकी 5 मीटर की केबल आती है, उससे केबल एक्सटेंड नहीं होती, और इसकी एक्यूरेसी 2 डिग्री है। तो खाली लोकल डिस्प्ले के लिए है। और अगर आपको हायर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये तो 0.25 डिग्री सेंटीग्रेड के ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसमें आप टेम्परेचर लगा सकते हो, और सेंसर और इंस्ट्रूमेंट का केबल कितना भी लंबा खींचो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये टेम्परेचर सेंसर्स है, ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर्स है, प्रेशर सेंसर्स है। ये सारी चीजें हम लोग खुद बना लेते हैं। तो जो हम लोग खुद बना लेते हैं, इसका मतलब ये है कि सारी चीजों की हम गारंटी वारंटी देते हैं हमारे यहाँ, और गारंटी वारंटी के बाद में रिपेयर भी होता है। ऐसा नहीं है कि यूज एंड थ्रो है। ये डेटालॉगर है। डेटालॉगर आपके प्लांट में अगर पीएलसी स्काडा नहीं लगा हुआ है तो आप ये डेटालॉगर लगा सकते हो। इसमें ये मोडेम आता है, मोडेम में सिम कार्ड डाल दो अपना लोकल, आप मोबाइल पे या कंप्यूटर पे अपना डेटा देख सकते हो। इस 1 साल का डेटा स्टोर रहता है, हर 15 मिनट में डेटा अपडेट होता है। इसमें सिर्फ आपको वो जो मोबाइल का 200-300 रुपया का बिल महीने का आएगा वो देना है। इससे आप कहीं से भी टेम्परेचर देख सकते हो। आपको कस्टमर को कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर का एक्सेस देना है तो वो भी कर सकते हैं। वो एप्पल स्टोर हो या गूगल स्टोर हो, दोनों का हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है। उसके सिवा एनर्जी सेविंग में हम लोग ये डी सुपर हीटर बना देते हैं, एडियाबैटिक कूलिंग सिस्टम्स बना देते हैं जो एयर कूल कंडेंसर में लगते हैं, हीट पाइप बना लेते हैं। ये आपके एप्लीकेशन के ऊपर है। जैसे डी सुपर हीटर है, ये आपके कंप्रेसर के डिस्चार्ज में लग के इससे आउटलेट जो है आपका कंडेंसर में जाएगा। आपके हमारे रेफ्रिजरेशन प्लांट में 15 से 20% सुपर हीट रहती है। इसका मतलब हाई टेम्परेचर का गैस रहता है जो 15 से 20% है, वो 80 से 100 डिग्री होता है डिपेंडिंग ऑन कंप्रेसर। उससे लेके हम उसको पानी को ठंडा कर सकते हैं, पानी को गर्म कर सकते हैं। मतलब जो कंप्रेसर से हमारा 100 डिग्री का गैस जा रहा है वो डिसुपरेटर में जाएगा, वहां से वो 50-55 डिग्री का हो जाएगा, और वहां से फिर कंडेंसर में 55 डिग्री का जाएगा। इससे क्या होता है कि कंडेंसर में 100 डिग्री के जगह 55 डिग्री का गैस जा रहा है, तो वो कंडेंसर का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है। और इस डिसुपरेटर को हमारा दूसरा कनेक्शन रहेगा पानी का। तो जो एम्बिएंट टेम्परेचर का 28-29 डिग्री का पानी आएगा वो 50-55 डिग्री का होकर बाहर निकलेगा। तो आपके रेफ्रिजरेशन प्लांट में से आपको फ्री हॉट वाटर जनरेट होता है और आपका कंडेंसर का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। दूसरा, इसका जो डिजाइन है वो ट्यूब इन ट्यूब टाइप है। मतलब इसके सबसे इनर ट्यूब में पानी है, उसमें एक प्रोटेक्शन ट्यूब है, और दूसरे और तीसरे ट्यूब में अमोनिया है। तो इसमें कहीं पे भी गैस्केट नहीं है, कहीं पे भी आपको शेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ट्यूब इन ट्यूब है, स्टेनलेस स्टील का है। तो वाटर जो बनता है वो पोर्टेबल वाटर है। और क्योंकि ये 3 ट्यूब है इसमें, तो लीकेज जैसे पानी और अमोनिया के लीकेज का आप बिल्कुल चांस नहीं है। हम इसको कहते हैं कि इसकी लाइफ टाइम वारंटी है, और इसको मेंटेन करना भी बहुत आसान है। अगर आप इसको जैसे आप इसमें अमोनिया सर्कुलेट होता रहेगा और पानी बंद करके फिर भी आप इसको क्लीन कर सकते हो। इसके पीछे वाले साइड में डेड प्लग दिया हुआ है, उसको खोल के आप हर पाइप से उसको साफ कर सकते हो। तो इसमें कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। इससे आपका हॉट वाटर कंटिन्यू, जैसे रेफ्रिजरेशन प्लांट चलेगा, आपको वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, प्रोडक्ट के लिए वाटर चाहिए, या बॉयलर में मेकअप वाटर है तो इसमें ये पानी डाल सकते हो। ये एयर टू एयर हीट एक्सचेंजर है। जैसे कोल्ड रूम्स होते हैं, जैसे आलू का कोल्ड स्टोरेज है, तो आलू के कोल्ड स्टोरेज में 4 बार दिन में एयर चेंज होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अंदर की हवा बाहर निकाली जाती है और फ्रेश एयर अंदर ले जाती है। तो ये यूनिट क्या करता है, आपकी जो फ्रेश एयर है जो 40 डिग्री के अंदर आ रही है,
और जो 4 डिग्री की हवा बाहर जा रही है तो वो 4 डिग्री की हवा से आने वाली फ्रेश एयर को ठंडा कर देता है। तो 40 डिग्री की जगह 20-22 डिग्री की हवा आपके इवापोरेटर के अंदर आएगी, और जो आपकी 4 डिग्री की जा रही है बाहर एटमॉस्फेयर को ठंडा करने के लिए, वो 25 डिग्री की जाएगी। इससे आपका जो लोड है जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे वो कम हो जाता है। तो ये अलग अलग सिस्टम्स प्रोडक्ट्स हम लोग बना देते हैं। जैसे मैंने कहा कि एडियाबैटिक कूलिंग सिस्टम है, जो एयर कूल्ड कंडेंसर पे ये नेट लगता है और ये अंदर नोजल्स लगती है, और ये नोजल से मिस्ट का स्प्रे किया जाता है मेश के ऊपर। तो जो एयर आ रही है, गर्म हवा आ रही है 40-45 डिग्री की, वो 7 से 8 डिग्री में ठंडी होके कंडेंसर पे चली जाती है। तो एयर कूल्ड कंडेंसर का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है, प्लांट की कैपेसिटी आपको ज्यादा मिलती है। ये देखिए, ये आपका आ रहा है और ये जा रहा है, तो ये 25 डिग्री का आपको आ रहा है इधर। तो ये इससे सारी चीजों से आपको एनर्जी सेविंग होती है। जैसे हम लोग एज ए रिप्लेसमेंट पार्ट में अलग अलग टाइप के कंप्रेसर के अनलोडर सोलनॉइड वाल्व्स भी बना देते हैं। ये एक हमारा एडिशनल बिजनेस है। हमारी वेबसाइट है www.managingenius.com। आपको सारे इसमें कैटलॉग्स, प्रोडक्ट्स सब मिल जाएंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके सिवा हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब में सारे वीडियोस अवेलेबल है, प्रोडक्ट के वर्किंग के वीडियोस अवेलेबल है, ट्रेनिंग वीडियोस अवेलेबल है। ये आप जरूर उसको देखिए, तो इससे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और ये हमारा QR कोड्स है, इसमें कस्टमर सर्टिफिकेट, डिजाइन रजिस्ट्रेशन, टेक्निकल कैटलॉग डाउनलोड कर सकते हैं। कैटलॉग देंगे बोरसे जी आपको, उसके पीछे भी ये सारे QR कोड्स प्रिंट किए हुए हैं। तो ये आप जरूर इसको डाउनलोड कर दीजिए, देखिए। इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए तो हमको कांटेक्ट कीजिए, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। इसके साथ में मैं आपको एक बार वापस शुक्रिया करता हूं कि आप सब लोग इधर आए और ये मेरी इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनी। थैंक यू वेरी मच। और हाईली अप्रिशिएट दैट यू ऑल आर हियर विद अस। और हमारे प्रोडक्ट डिस्प्ले वहाँ रखा हुआ है, और उसके सिवा हमारे एयर प्रेशर WDO भी बाहर रखे हुए हैं, उसको भी जरूर देख लीजिए। कुछ डाउट है तो हमारी टीम यहाँ पे वो आपको समझा देगी। और कुछ भी है, मैं भी अवेलेबल हूँ। अभी बोरसे जी, मैं उनको बोलता हूँ कि एक बार सब शुक्रिया कर दे बोरसे। थैंक यू सर। कैसा लगा प्रेजेंटेशन? बहुत अच्छा ना। थैंक यू, सब लोग टाइम निकाल के आए। इसके बाद अपना कॉकटेल और डिनर है। उसके पहले हमारे यहाँ से यूनिक रेफ्रिजरेशन ओम प्रकाश जी, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो इन्होंने हमको ये प्रोग्राम करने के लिए इंसिस्ट किया, हमारे साथ सब जगह पे इनविटेशन देने के लिए। और उनकी भी पहचान अच्छी है, उन्होंने बहुत सारे प्लांट में काम किए हुए हैं, सब जगह हमारे प्रोडक्ट लगाते हैं, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ओम प्रकाश जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको कुछ भी मालिक का सामान इमीडिएट चाहिए तो ओम प्रकाश सर के पास मिल जाएगा, बाकी का थोड़ा सा 4-5 दिन में तो आ जाता है। तो प्लीज़ अभी आप ज्वाइन हो जाएगी कॉकटेल और डिनर के लिए। थोड़ा सा कॉकटेल का मजा लिया। हमारा एयर पर जो WDA के लिए थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो यहीं पे डेमो के लिए रखा हुआ है, तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और हमारे स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट नॉर्मली आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी वन टाइम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट अभी भी इंडिया में हमने बनाए हैं सारे, और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको फ्यूचर में, वो हिसाब से हमने बनाए। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और आप कॉकटेल और डिनर के लिए रेडी हो जाएंगे। कॉकटेल रेडी है सर। थैंक यू वेरी मच।